हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक महाकाल आईएएस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इथिक्स मास्टर क्लास की टोटल हम लोगों की 21 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। कल मैंने लॉ एंड इथिक्स पर क्लास अपलोड की थी, बट थोड़ा सा भी हम 30 नवंबर तक थोड़ा रोक रहे हैं इथिक्स की क्लासेस, और उसका रीज़न है ईपीएफओ एग्ज़ाम। मैंने भी फॉर्म भरा है, मुझे भी एग्ज़ाम देना है ईपीएफओ की, और आप सब भी यूपीएससी एस्पिरेंट है वो ईपीएफओ की एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो दिसंबर का जब महीना है पूरा वो हम डेडिकेट कर देंगे पूरा इथिक्स कंप्लीशन के लिए। अभी आप और मैं मिलकर ईपीएफओ के लिए पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं। आपके लिए मैं पूरा जो भी है कोर्स फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को, क्योंकि अब पूरा आपके साथ मैं भी पूरा लग जाऊँगा और पूरा फ्री आपको पढ़ाऊँगा ईपीएफओ। आज हम बेसिकली लेबर लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो प्रॉमिस मैंने आप लोगों से की थी इथिक्स की वो मैं कंप्लीट करूँगा। दिसंबर में पूरा मैं फ्री पढ़ा दूंगा पूरा आपको। 21 लेक्चर से आगे हम बढ़ जाएंगे दिसंबर में। बट आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी 100, 150, 200 जितने लोग देखते हैं एथिक्स के वीडियो, आप भी तो थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए ना। 1000, 2000, 5000 इतने लोग तो देखें कम से कम वीडियो को। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा मेरी मदद करें। बाकी ईपीएफओ के लिए मैं पूरा फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें लेबर लॉ अभी हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले हम लेबर लॉ पूरा शुरू कर लेंगे, मतलब शुरू करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर उसके बाद सोशल सिक्योरिटी, देन अकाउंट्स, और इस तरीके से कंप्यूटर, और आगे पूरा हम पढ़ लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटी है। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम एमसीक्यू, जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने सारे यूट्यूब पर भी वीडियो कई लोगों के पढ़े हैं, सो आपने बेसिक तो कंप्लीट कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। मैं बस आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाए एग्जाम में, राइट, और थ्योरी भी आपके दिमाग में लंबे समय तक रहे। तो मैं इस तरीके से मैंने डिजाइन कराया लेक्चर कि मैं आपसे पूछते भी जाऊंगा एमसीक्यू और साथ में थ्योरी भी बताते जाऊंगा। तो बेसिकली लेबर लॉ हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम समझ लेंगे कि पॉलिटी में हम लोगों ने सबने पढ़ रखा है कि भाई 3 लिस्ट होती हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सेंटर सब्जेक्ट जो है सेंटर बना सकता है, रूल्स रेगुलेशन। स्टेट लिस्ट वो होती है जिस पर स्टेट अपने रूल्स रेगुलेशन बना सकता है, और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर जो है लॉ बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। लेबर लॉ पढ़ने के पहले सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप बताइए मुझे कि लेबर किस लिस्ट में आना चाहिए। यूनियन लिस्ट, सेकंड ऑप्शन स्टेट लिस्ट, और तीसरा ऑप्शन कंकरेंट लिस्ट। अब ये एमसीक्यू भी है और एक थ्योरी का क्वेश्चन भी है बेसिकली। जब एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन आपको दे दे कि भाई यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में लेबर जो है किस उसमें आएगा, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कंकरेंट लिस्ट। इसको आप नोट कर लें एक नोटबुक में चाहे तो, और जिस किसी को भी एक नोटबुक लेकर बैठना है तो बैठ जाए, राइट। जो मैं बोलते जा रहा हूँ आप हल्का हल्का उनको नोट कर लीजिए, और इस लेक्चर को 1-2 बार देख लेना और बार बार उसको रिवाइज कर लेना, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी फिट। पहली चीज़ हमने जो अच्छी समझी वो ये समझी कि लेबर बिलोंग करता है कंकरेंट लिस्ट से। अब इसको आप भूलेंगे नहीं वो। दूसरी बात आपको नोट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है लेबर जो है, पूरा लेबर में जो हम पढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 2 महत्वपूर्ण बातें पढ़ी। पहली, लेबर कंकरेंट लिस्ट में आता है। दूसरा, ये जो हम पढ़ रहे हैं लेबर लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जो नोट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसको आप भी बॉक्स में पुट कर लेंगे चाहें तो। और इसमें हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर अगर हैं, 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रेड यूनियन के लिए, तो वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हम लोग जो है, ट्रेड यूनियन क्या है, बेसिकली एक संगठन है वर्कर्स का। ट्रेड यूनियन से क्या फ़ायदे हैं, तो फ़ायदे ये हैं कि भाई वर्कर्स का एक संगठन हो जाएगा। कल के दिन अगर उनके राइट्स आप जो कर्व कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री वाला है मान लीजिए, और वो फैक्ट्री वाला उनके अधिकारों को कर्व कर रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उनसे मनमानी जो भी वेजेस उसको लग रहा है वो भत्ता वो उनको दे रहा है, और कम सैलरी में काम करा रहा है, और ओवर टाइम पे नहीं कर रहा, ओवर टाइम उनसे वर्क करा रहा है, 12-12, 13-13 घंटे मजदूरी करा रहा है। तो ट्रेड यूनियन अगर बन जाएगा तो सभी वर्कर्स मिलकर जो है अपने राइट्स के अगेंस्ट जो है फाइट कर सकते हैं, और जो भी फैक्ट्री का ओनर है उसको घुटने टिकवा सकते हैं।
सो इसलिए ट्रेड यूनियन की जरूरत पड़ी। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आया और इसमें इस बात का जिक्र किया कि 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर हैं तो ट्रेड यूनियन बन सकता है, उसके लिए वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हो जाएगा अगर 7 या 7 से ज़्यादा मेंबर हैं। अब इसमें एक एमसीक्यू क्या फ्रेम हो सकता है। सो एग्जाम में जैसे आपको दे दिया कि भाई ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत बताइए कि कितने मेंबर होने चाहिए, तो पहला ऑप्शन दे दिया 10, दूसरा दे दिया 15, राइट, या ऐसा दे दिया कि 10 या 10 से ज़्यादा, राइट, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि 15 और 15 से ज़्यादा, मोड़ करके दे देगा वो, तीसरा ऑप्शन दे दिया 25 या 25 से ज़्यादा, चौथा ऑप्शन दे दिया 7 या 7 से ज़्यादा। तो अब अगर आपको इस पे एमसीक्यू बना दिया और आपको टिक करना है तो आप किस पर करेंगे ना कि 7 या 7 से ज़्यादा, तो इसी तरीके से एमसीक्यू बन जाएगा इस पर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पर। उसी प्रकार हम बात करें आगे कि कम से कम एज कितनी होना चाहिए ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने के लिए। अगर मुझे ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना है तो मेरी मिनिमम एज, कम से कम एज क्या हो। सो मिनिमम एज होना चाहिए 15 साल, इसको आप नोट कर लें। अब इसमें भी एमसीक्यू बना सकता है वो 18 साल कर दे, 21 साल कर दे, 14 साल कर दे, बट राइट आंसर होगा 15 साल। तो इसको एमसीक्यू के रूप में दिमाग में फिट बिठाएंगे आप। फिर इसमें 2 फंड होते हैं, एक होता है जनरल फंड और एक होता है पॉलिटिकल फंड। तो जनरल फंड बेसिकली फंड क्या है। सो जो भी ट्रेड यूनियन के मेंबर है तो एक मेंबरशिप फी मान लीजिए 50 रुपये, 10 रुपये, कुछ भी एक मेंबरशिप फी होगी। आपको ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना है तो आपने अप्लाई करा है, मतलब आप इच्छुक हैं बनने के ट्रेड यूनियन के मेंबर, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ मेंबरशिप फी लगी होगी आपकी, साथ में कुछ डोनेशन भी कई लोग दे देते हैं, और एम्प्लॉय की जो सैलरी वगैरह है जो वहाँ काम वगैरह कर रहे हैं ऑफिस में, तो सब मिल जोड़कर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस हैं, वेलफेयर के एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ जनरल फंड में कवर होती है। और बात करें अगर हम सेपरेट पॉलिटिकल फंड की, तो पॉलिटिकल फंड सेक्शन 16, ये आप नोट कर लें कॉपी में। अब सेक्शन 16 में मेंशन किया पॉलिटिकल फंड को, और इस पर एमसीक्यू बनाना तो बोल देगा कि सेक्शन 17 में करा है, 18 में करा है, 19 में करा है, बट हमको मगअप करना, बार बार रटना है। सेक्शन 16 में पॉलिटिकल फंड का जिक्र करा है, और सेक्शन 15 जो सेक्शन 15 है उसमें जिक्र करा है किसी की डेथ हो जाए, किसी एम्प्लॉय की, ओल्ड एज में है कोई ट्रेड यूनियन मेंबर, सिकनेस है, तो उन सबकी हम हेल्प कर सकते हैं फंड से। तो ये वाली बात हो गई। अब इसमें आगे हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ आपसे, वो है फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948 का गठन क्यों हुआ। अब इंडिपेंडेंस से पहले तो फैक्ट्री पर कोई रेगुलेशन नहीं थे, चल रहा था मन मर्जी, बट फैक्ट्री एक्ट 1948 ने क्या करा, जब देश आज़ाद हुआ, जब इंडिपेंडेंस हो गया, सो फैक्ट्री एक्ट 1948 आया और उसने प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन लिए। अब क्या जरूरत पड़ गई हमको ऐसे रूल्स की और रेगुलेशन की। सो मैंने बताया आपको कि भाई फैक्ट्री में क्या कर रहे थे, जो ऑनर था फैक्ट्री का वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था बर्गर का, और कार्ल मार्क्स ने भी बोला है बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट कि भाई जो मतलब छोटे लोग हैं, जो मतलब जो गरीब लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन है, उनका क्या है, बुर्जुआ जो है प्रोलेटेरिएट का, मिडिल क्लास का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है कहीं ना कहीं। अब एक्सप्लॉइटेशन जब हो रहा है तो ज़रूरत है कहीं ना कहीं फैक्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो वर्कर्स की। वर्कर्स से अगर आप ओवर टाइम काम करा रहे हैं तो उसको प्रॉपर सैलरी आप दीजिए, प्रॉपर वेजेस उसको दीजिए, उसके कितने घंटे वो काम करेगा इस चीज़ को आप डिफाइन कीजिए। आप बंधुआ मजदूरी आप उससे करवा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसका हरासमेंट कर रहे हैं, आप 12-14 घंटे तक उससे काम कर रहे हैं, तो कोई कैसे काम करेगा, आप सोचिए। तो इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि फैक्ट्री एक्ट बनाया जाए। सो बेसिकली फैक्ट्री एक्ट 1948 का गठन हुआ। अब जब फैक्ट्री एक्ट 1948 का गठन हुआ तो इसमें कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का पूरा डिफाइन किया गया, अच्छे से महत्वपूर्ण बातें बताई गई। अब वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो पहली है टाइप ऑफ एम्प्लॉई। एम्प्लॉई की टाइप क्या है, जैसे ऑर्गेनाइज वर्कर होता है, अनऑर्गेनाइज वर्कर होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर। दूसरा वो वर्किंग आवर कितने घंटे तक वो काम कर सकता है, ये आप नोट कर सकते हैं चाहे तो कॉपी में। तीसरा है आपका ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस की भाई अगर ओवर टाइम आप किसी से काम करा रहे हैं तो क्या उसके लिए कंडीशन होगी। और चौथा है लीव, कि हॉलीडे वगैरह का जिक्र किया। अब इसमें हॉलीडे में आप लिख लेंगे कि NM लोखंडे साहब जो थे उन्होंने पूरा इसके लिए बहुत दिनों तक संघर्ष करा, लड़ाई लड़ी, और फाइनली उनकी जीत हुई। और NM लोखंडे साहब का क्वेश्चन आ सकता है UPSC EPFO 2025 में कि कौन व्यक्ति था जिसने जो है हॉलीडे के लिए लड़ाई लड़ी। तो 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो महात्मा गांधी दे दिया, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल दे दिया,
एक आपका महात्मा ज्योतिबा फुले दे दिया या ईश्वरचंद्र विद्यासागर दे दिया, और एक दे दिया एन एम लोखंडे। अब ये एमसीक्यू फ्रेम हो गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एन एम लोखंडे साहब। ठीक है, तो ये एमसीक्यू इस तरीके से हो जाएगा। सो ये जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, इसमें आप इस बात को अच्छे से समझेंगे सभी कि अगर कोई फैक्ट्री है मान लीजिए, और उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, बिजली का यूज हो रहा है। अब बिजली का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, राइट। कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बन रहे हैं, या कोई प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोसेस्ड हो रहा है फूड, कुछ भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हमको जरूरत है। सो 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर हों किसी फैक्ट्री में, 10 या 10 से ज़्यादा, ध्यान से देखिएगा, नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में कि 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर हों, और वो फैक्ट्री जो है पावर का यूज कर रही हो। पिछले 12 महीने का ये डेटा है, पिछले 12 महीने में उसने पावर का यूज करा है, और उस फैक्ट्री के पास 10 या 10 से ज़्यादा मेंबर है। या एक कंडीशन ये भी है कि 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हैं उस फैक्ट्री में, और पावर का यूज वो नहीं कर रही, इलेक्ट्रिसिटी का यूज वो नहीं कर रही। सो ये वाली बात है फैक्ट्री एक्ट 1948 में कि जहाँ पर ऐसा होगा कि जहाँ पावर का यूज होगा इस फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड होंगे उस फैक्ट्री में, और 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉयड होंगे उस फैक्ट्री में, और पावर का यूज नहीं हो रहा होगा, तो उसके लिए जो भी ऊपर हमने देखा कि वर्किंग आवर क्या होंगे, टाइप ऑफ एम्प्लॉय क्या है, लीव के प्रोविजन की बात करी, ओवर टाइम वेजेस की बात करी, तो इन सारे रूल्स रेगुलेशन इन लोगों पर लगेंगे। बट आपको पता है कि लेबर के रिफॉर्म्स हुए 2020 में, कोड ऑन इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के लिए आया, कोड ऑन जो लेबर वेजेस का न्यू लेबर कोड जो है वो आया। तो न्यू लेबर कोड 2020 आया, उसने क्या बोला कि भाई पावर का यूज अगर आप किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, सो वहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हों। सो अर्लियर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर की बात कर रहा था ये, राइट। अब उसको बढ़ाकर कर दिया 20 या 20 से ज़्यादा, 20 या 20 से ज़्यादा जो वर्कर हैं वहाँ पर जो ऊपर की कंडीशन हमने टाइप ऑफ एम्प्लॉय, वर्किंग आवर, ओवर टाइम वेजेस, लीव का प्रोविजन जो सब बोला है वहाँ पर वैलिड रहेगा। या 40 वर्कर या 40 से ज़्यादा, 40 आदमी काम कर रहे हो, 40 से ज़्यादा आदमी काम कर रहे हो, जहाँ पर कोई भी पावर का यूज ना हो, कोई बिजली यूज ना हो रही हो फैक्ट्री में। तो बेसिकली जो पिछला फैक्ट्री एक्ट 1948 में जिस बात का जिक्र किया था, 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर विद पावर का यूज, उसको बढ़ाकर 20 कर दिया, और 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर विदाउट पावर उसको बढ़ाकर 40 कर दिया। तो ये पूछ सकता है वो, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल दे सकता है कि जो लेबर कोड है उसमें 35 कर दिया वर्कर की संख्या, 25 कर दी, 30 कर दी, बट सही आंसर क्या होगा कि पावर का यूज, अगर बिजली का यूज हो रहा है किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ 20 से 20 से ज़्यादा वर्कर की बात की गई, 20 और 20 मोर देन 20, और जहाँ पावर की बात नहीं करी वहाँ पर 40 या 40 से ज़्यादा की बात की गई। इसको आप दिमाग में रख लेंगे, बार बार रिवाइज कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी। अब एक चीज़ हो सकती है कि चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड का मतलब क्या है। तो 14 साल से लेकर 15 साल के बीच का अगर कोई व्यक्ति है तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। एडोलसेंट आएगा 15 से ज़्यादा हो, 18 से कम, 18 से कम है तो एडोलसेंट हो जाएगा। और एडल्ट का मतलब है 18 साल से बड़ा, 18 साल से अगर बड़ा है तो एडोलसेंट हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी जो है व्यक्ति, मान लीजिए एडोलसेंट की बात कर लें, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सो वो मैक्सिमम एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है, तो वो कर सकता है 9 घंटे। अब इस पर एमसीक्यू वो फ्रेम करके बोल दें कि 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, तो सब गलत है। एमसीक्यू भी अगर बनता है इस पर तो 9 घंटे आप ध्यान में रखेंगे कि एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है वो, और एक वीक में अगर पूछे ओवरऑल तो 48 घंटे, 48 आवर। अब 48 घंटे एक वीक में, एक सप्ताह में काम कर सकता है। अब इसको वो 56 घंटे कर दे, 60 घंटे कर दे, 55 घंटे कर दे, तो एमसीक्यू सब गलत हो जाएगा। आंसर आएगा 48 आवर एक वीक में, और एक दिन की बात करें तो 9 घंटे। तो ये हमने कवर कर लिया, राइट। वर्किंग आवर का कवर कर लिया, पर वीक का कवर कर लिया, एक प्रोविजन हमने अच्छे से। अब आगे इसमें हम बात करते हैं एक नए प्रोविजन की, और जो प्रोविजन ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे हैं, सो हर 5 घंटे पे आधे घंटे का ब्रेक जरूरी है उस व्यक्ति को। हर 5 घंटे आपने लगातार काम कराया, फिर उसको आधे घंटे का आप ब्रेक देंगे। ऐसा नहीं कि आप मनमानी कर रहे हैं और लगातार इसको खून चूस रहे हैं, नहीं, ये गलत है। और किसमें मेंशन है, इस सेक्शन 55 सेक्शन 55 में मेंशन है। सो मैथ्स का कॉलम करके बहुत सारे सेक्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक कब दिया जाता है, तो सेक्शन 55। अब इसको बार बार रिवाइज करें, मगअप कर लें, पूरा रट लें अच्छे से, रट्टू दो तारीख करें, क्योंकि अब यूपीएफओ की एग्जाम ही कुछ नहीं कर सकते ना, फैक्चुअली है। तो फैक्ट तो हमें रटना पड़ेंगे। जैसे स्टेट पीसीएस क्या है,
वो भी फैक्चुअल पे फोकस करती है, यूपीएससी कंसेप्चुअल पे फोकस करती है। यही अंतर इन एग्जाम में। अभी बीएफओ की तैयारी हमने कर रहे हैं, फॉर्म भरा है, तो फैक्ट तो हमको रटना ही पड़ेगा। तो सेक्शन 55 है, सेक्शन 55 इसमें बोला गया है कि 5 घंटे काम कराए तो हर 5 घंटे पे आधे घंटे का ब्रेक दीजिए। ये भी हो गया। उसके बाद हम बात करें कि रेस्ट इंटरवल की बात होगी। स्प्रेड ओवर एक कंसेप्ट है, और स्प्रेड ओवर का कंसेप्ट ये है कि आप अगर किसी से भी काम करा रहे हैं तो एक दिन में जो भी आपने काम कराया टोटल, वो कितना एक्सटेंड हो सकता है। जैसे 9 घंटे का तो हमने प्रोविजन देगा, बट अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए उसको मान लीजिए आधे घंटे का ब्रेक दे दिया, फिर 10 मिनट 15 मिनट कॉफ़ी चाय के लिए दे दिया, तो मैक्सिमम 10.5 घंटे, 10.5 घंटे का है कि 10.5 घंटे एक दिन में हो जाएंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को 9 बजे सुबह बुला लिया काम पर, अब वो 9 बजे से 6 बजे तक अगर काम कर रहा है या 6:30 तक कर रहा है, तो कितने घंटे हो गए? 9 और 3 12 और 6, 6:30 तक कितने घंटे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं अपने 3 और 6, 9.5 घंटे हो रहे हैं यहाँ पे। पर आप उससे 7:30 बजे तक काम करा सकते हैं। कैसे कैसे करा सकते हैं? 1 घंटा कैसे, मतलब कैसे एक्सटेंड हुआ यहाँ पर? अब जो 1 घंटा एक्सटेंड हुआ है उसमें मान लीजिए आधा घंटा आपने दे दिया उसको चाय और कॉफ़ी के लिए, आधा घंटे का दे दिया आपने ब्रेकफास्ट, तो आपने टाइम उसका एक्स्ट्रा दिया था दिन में मान लीजिए, तो आप उससे 7:30 बजे तक काम करा सकते हैं अगर 9 बजे से स्टार्ट हुआ है काम तो, क्योंकि आपने उसको आधे घंटे का ब्रेक दिया ब्रेकफास्ट का, और आधे घंटा चाय कॉफ़ी टहलने के बाद वो चला गया। इस तरीके से 10.5 घंटे आप उससे स्प्रेड ओवर पीरियड में काम करा सकते हैं। पर जैसा मैंने आपको बताया कि 2020 में लेबर लॉ के रिफॉर्म हुई, इम्प्लीमेंटेशन अभी होना है उनका। सो न्यू लेबर कोड में इस बात का जिक्र किया कि 12 घंटे तक इसको एक्सटेंड आप कर सकते हैं, 12 घंटे तक काम करा सकते हैं स्प्रेड ओवर पीरियड। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे 12 घंटे। अब इस पर एमसीक्यू बनाएगा वो कि न्यू लेबर कोड में स्प्रेड ओवर को कितना एक्सटेंड किया सकता है, 14 घंटे दे दे, 16 घंटे दे दे, 18 घंटे दे दे, सब गलत है। 12 घंटे दिमाग में फिट बिठा लीजिए। तो ये भी हमने बात कर ली। अब इसी फैक्ट्री एक्ट 1948 में हम बात करते हैं कि किसी फैक्ट्री में 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर है। अगर कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे हैं या 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ एम्बुलेंस का प्रोविजन है कि एम्बुलेंस होना चाहिए, जिससे कि अगर किसी वर्कर को कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो एम्बुलेंस से उसको ले जाया जा सके। उसी प्रकार 250 या 250 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो कैंटीन की व्यवस्था हो, प्रॉपरली लाइटिंग हो, कैंटीन की बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, फूड की व्यवस्था हो। उसी प्रकार सेफ्टी के लिए, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी के लिए जो है, सेफ्टी के लिए जो भी लोग जो ऑफिस में होना चाहिए वो होना चाहिए, अगर 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर हैं। उसी प्रकार वेलफेयर का भी यहाँ पर प्रोविजन है कि 250 से ज़्यादा वर्कर है, तो वेलफेयर का जो बात की गई है कि वेलफेयर के लिए भी जो है होना चाहिए, देखभाल के लिए लोगों की। तो सारे प्रोविजन हमने देखे। उसी प्रकार फीमेल का एक निकल के आया है कि फीमेल के लिए क्या गाइडलाइंस है। तो पहले तो बोला था कि फीमेल को नाइट टाइम में काम वाम नहीं करने देना चाहिए। जब हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ILO की बात करेंगे तो 6 पॉइंट्स वहाँ पर है, वेजेस की बात की गई है, और फिर फीमेल के लिए बोला कि नाइट आवर्स में वर्क ना करें। तो यहाँ पर तो ये प्रोविजन दिया गया फीमेल के लिए कि भाई फीमेल से अगर आपको काम कराना है तो उनके लिए आप जो है शाम के 6 बजे के बाद या 6:30 के बाद जो है, उससे लेकर सुबह के 7 बजे के बीच में आप काम नहीं कराएंगे। बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल दे सकता है कि आप रात के 10 तक भी उनसे काम कराएं, बट उसके लिए कंडीशन है कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह केस ना हो उनके साथ, उनकी पूरी सेफ्टी रखी जाए वुमेन की। बट फैक्ट्री एक्ट 1948 से इस प्रोविजन को भी हटाया है और बोला है कि आपको सेक्सुअल हरासमेंट का केस ना हो और वुमेन की पूरी जो सेफ्टी का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो फिर जो वुमेन के लिए आप और वर्किंग आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ओवर टाइम बेस की, कि आपने अगर ओवर टाइम किसी व्यक्ति से काम कराया, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि 9 बजे से 6:30 तक काम कराया आपने, तो 9.5 घंटे हो गए। एक्सटेंड अगर आप स्प्रेड ओवर कर रहे हैं, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह आपने दे दिया, टहलने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दिया बीच में, और थोड़ा चाय नाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, गपशप हो गई, इस तरीके से 9 बजे आपने बुलाया और 7:30 तक उसका काम हो गया। अब आप चाह रहे हैं 7:30 बजे के बाद भी आप उससे काम कराएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ओवर टाइम बेज उसको दें। और ओवर टाइम बेज कैसा देंगे आप कि 7:30 से आपने 8:30 1 घंटे काम कराया और एक दिन में आप उसको 300 रुपये मजदूरी दे रहे थे। अब 300 रुपये मजदूरी दे रहे थे, तो पर आवर हर घंटे जो बेज आप दे रहे हैं उसका डबल आप उसको देंगे, डबल देंगे। और एक वीक में ओवर टाइम बेसिस पे ये भी कंडीशन आई है कि 60 घंटे 60 आवर से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि 48 घंटे, और ओवर टाइम अगर आप करा रहे हैं तो मैक्सिमम जो एक हफ्ते में होना चाहिए काम वो 60 घंटे से ज़्यादा ना हो।
तो इस पर एमसीक्यू फ्रेम हो जाएगा कि 90 घंटे, 50 घंटे, कोई कहेगा 40 घंटे, बट राइट आंसर क्या होगा 60 घंटे। और ओवर टाइम काम कर रहे हैं तो 60 घंटे से ज़्यादा नहीं करा पाओगे। अब इसके बाद वीकली हॉलीडे का हमने देख लिया है लोखंडे साहब का। अब कुछ शेड्यूल यहाँ पर दिए गए। पहला शेड्यूल है गार्डियस एक्टिविटी से रिलेटेड, दूसरा शेड्यूल है वो रिलेटेड है केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड, तीसरा शेड्यूल है नोटिफाइड डिसीज। कोई भी वर्कर काम कर रहा है, मान लीजिए फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा धुआं कुछ चल रहा है तो उसके लंग वगैरह अफेक्ट हो गए, उसको कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज हो गई, अस्थमा हो गया, सो वो क्या करेगा एग्जाम में शेड्यूल 1 दे देगा, वो किससे रिलेटेड है उसको मैच करा देगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है शेड्यूल 1 गार्डियस एक्टिविटी से रिलेटेड है, शेड्यूल 2 केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड है, और शेड्यूल 3 नोटिफाइड डिसीज से रिलेटेड है। और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं आपको याद करा देता हूँ। सेक्शन 11 सभी लोग याद करेंगे, बार बार मकअप करेंगे, 50 बार मकअप करेंगे, रट्टू तो दिखता है। सेक्शन 11 इंपोर्टेंट कर लें नोटबुक में कि सेक्शन 11 बात करता है क्लीनलीनेस फैक्ट्री। जो भी फैक्ट्री है उसमें आपको प्रॉपरली सैनिटेशन क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, सेक्शन 11। सेक्शन 12 बोलता है जो भी वेस्ट है उस वेस्ट का डिस्पोजल करना है, प्रॉपरली डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का प्रॉपरली डिस्पोजल होगा, सेक्शन 12। सेक्शन 14 में बोला है कि डस्ट फ्यूम्स अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं फैक्ट्री में उसको मैनेज करना है, सेक्शन 14 इसकी बात कर रहा है। और सेक्शन 12 बात कर रहा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की, और सेक्शन 11 बात कर रहा है क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए। सेक्शन 11 क्या बताया मैंने, कैसे रखें आप, क्लीनलीनेस सेक्शन 11 के आगे लिख लिया, सेक्शन 12 के आगे लिख लिया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वगैरह की बात की गई है। सेक्शन 14 के आगे आप लिख लेंगे कि डस्ट फ्यूम्स जो निकल रही फैक्ट्री में उसको मैनेज करना है। उसी प्रकार सेक्शन 44 सेक्शन 44 इस बात की बात कर रहा है कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री ऐसी है कि उसमें लंबे लंबे मान लीजिए धागा बुनने की फैक्ट्री है। अब आप खड़े हैं, खड़े खड़े जो है धागा बुन रहे हैं, या कई जगह बाहर वगैरह कटता है, भोपाल में ऐसी कई फैक्ट्री, सो अब बाहर कट रहा है तो आप खड़े खड़े जो बाहर काट रहे हैं बहुत ध्यान से। तो इस तरीके की जो फैक्ट्री है सो इसमें ध्यान रखना है कि बैठने की भी व्यवस्था हो, बहुत लंबे समय तक वर्कर्स को जो खड़े ना रखें। तो ये किसमें बोला गया, ये बोला सेक्शन 44 सेक्शन 44 में। उसी प्रकार सेक्शन 51 में बोला है कि एक वीक में 48 घंटे से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं कराएंगे, किसी से भी आप 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। ये किसने बोला है, ये बोला सेक्शन 51 में। सेक्शन 52 में क्या बोला है, तो सेक्शन 52 में बोला है कि कंपनसेटरी हॉलीडे, अगर ओवर टाइम काम कराएं तो कंपनसेटरी हॉलीडे, हर 20 दिन पर आप एक हॉलीडे का रखेंगे एडल्ट के लिए। उसी प्रकार सेक्शन 54 में बोला है कि 9 घंटे डेली काम कराएंगे और 48 घंटे वीक में काम कराएंगे, हर दिन 9 घंटे काम कराएंगे, वीक में 48 घंटे काम कराएंगे। ये सेक्शन 54 में बोला है। तो अभी याद तो ये देखो तभी हो पाएगा जब बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे, मगअप करेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा करवा दिया है, राइट। अब इसके आगे हम अगली क्लास में देख लेंगे। इस तरीके से हम 4-5 जो भी लेक्चर लगेंगे लेबर लॉ पे लाएंगे पूरे आपको, और एक क्लास में ऐसे कर लूँगा कि मैं सिंपल क्वेश्चन लिख दूंगा बोर्ड पर, राइट, इससे पूरा फ्रेम करके, और 4 क्वेश्चन दूंगा, होगा तो उसको लाइव सेशन में कर लेंगे हम, या यूट्यूब पर ही अपलोड कर दूंगा। सो कल फिर हम मिलेंगे, या फिर अभी थोड़ी देर बाद होगा तो पॉसिबल तो अभी, या फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा और नए अगले कंसेप्ट। इस तरीके से मैं आपके साथ पूरी प्रिपरेशन करूँगा और पूरा लेबर लॉ हम निपटा लेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑडिट, अकाउंट, इंश्योरेंस कोशिश करेंगे उसको करने की। अगर कंप्यूटर है फिर मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश है। सो बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वीडियो देखे पूरा देखें। पहली बात तो एथिक्स का मैंने आपसे बार बार यही बोला है कि पूरा वीडियो देखिए। लोग आते हैं 1 मिनट देख लिया, आधा सेकंड देख लिया, उससे क्या होना, कुछ फ़ायदा होगा क्या, नहीं होगा। जब इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इसका यूज कीजिए ना भाई। सिर्फ उन्हीं वीडियो को मत देखिए हंसी मजाक वाले और बस हज़ारों लाखों सब्सक्राइब करो, उससे क्या होना, कुछ नहीं होना, उससे ज़िंदगी बर्बाद है, झंड है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन वीडियो को आप सभी के, मैं नहीं मतलब और भी जितने टीचर हैं सभी के एजुकेशन वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि भाई टीचर बहुत मेहनत करता है, पर्दे के पीछे कहानी आपको नहीं पता, बगैर देखे पढ़ाना कितना मुश्किल होता है। अब पीपीटी से पढ़ाना बहुत आसान होता है, मैं पीपीटी यहाँ कर दूँगा और छाप के जाऊँ, नहीं। बगैर देखे एथिक्स में भी आपने देखा होगा मैं पूरा डिस्कशन कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, बगैर देखे पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आपका दिमाग एकदम फोकस हो, दिमाग में पॉइंट्स जनरेट हो, आपकी मशीन की तरह खट 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 आना चाहिए। सो टीचर इतनी सभी मेहनत करते हैं, सभी टीचर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी एजुकेशन वीडियो आप देखें तो उसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही आपकी गुरु दक्षिणा है टीचर के लिए। सो मैंने बहुत अच्छे से पूरा बता दिया है आपको, इस तरीके से आगे वीडियो भी मैं लाऊंगा आपके लिए। आपकी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि अब मैंने बता दिया ना आपको कि भाई आज 10 अक्टूबर है,
पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर, 30 नवंबर को मैं भी एग्जाम दूंगा आपके साथ। सो आने वाले टाइम में पूरा मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, जितना भी टाइम मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ, यही चलता रहेगा। आपको वैसे करना है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना है कि हमारे अभी 225 सब्सक्राइबर हैं, तो कोशिश करेंगे 1000 सब्सक्राइबर एक महीने के अंदर कंप्लीट कर दें। और इसमें मदद कर सकते हैं सिर्फ आप और आप। सो बस ही मदद करें मेरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, माय बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू वेरी मच।